हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 52nd वीडियो है। इससे पहले 51 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द डेवलपर ऑफ परम 1000 ए सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडियन ऑरिजिन। दिए गए विकल्पों में से भारतीय मूल की सुपर कंप्यूटर परम 1000 के डेवलपर का चयन करें। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आप ये श्योर ज़रूर कीजिएगा कि आप एक कॉपी पेन ज़रूर लेकर के बैठिएगा और उसमें टिक करिएगा अपने क्वेश्चंस कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। इस तरीके से जो है आप अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको ठीक तरीके से जो है एनालाइज कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि परम 1000 जो सुपर कंप्यूटर था इसका डेवलपर कौन था। तो CDAC पुणे यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। CDAC की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में स्थित है। इसके द्वारा जो है सुपर कंप्यूटर परम 1000 को 1998 में जो है डेवलप किया गया था। और इसे विजय पांडुरंग भाटकर इनके नेतृत्व में जो है विजय पांडुरंग भाटकर के नेतृत्व में जो है सुपर कंप्यूटर परम 1000 को डेवलप किया गया था। और विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा परम 1000 को जो है डेवलप किया गया था, तो CDAC पुणे के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेस्ड ऑन। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अधिनियम है ये 1935 में लॉर्ड लिनलिथगो किसके नेतृत्व में, लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में जो है एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर यह आधारित था। और ये रिपोर्ट जो है ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलनों के बाद तैयार की थी। क्या था इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में, तो ये जो भारत सरकार अधिनियम है ये भारत के स्वराज के मुद्दों पर आधारित था। और इस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। प्रांतीय स्तर पर जो द्विशासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया था। और इस अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की थी। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ये किस पर आधारित था, तो द प्रिंसिपल ऑफ ए फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ ए फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम पर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था। ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेटिव इंडियन डायनेस्टी इशूड दियर ऑन कॉइन्स विद पोर्ट्रेट्स ऑफ दियर रूलर्स ऑन दैम। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्रों वाले अपने सिक्के जारी किए थे। तो सातवाहन डायनेस्टी यानी कि सातवाहन राजवंश ने जो है अपने शासकों के चित्रों वाले अपने सिक्के जारी किए थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 सातवाहन डायनेस्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को यानी कि सेल्स की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। सीरोलॉजी किसे कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ ब्लड सीरम को कहा जाता है
सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर, ये सेल है हमारी और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। एटियोलॉजी क्या होता है, एटियोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ कॉजेज और ओरिजिन ऑफ डिजीजेज, यानी कि स्टडी ऑफ कॉजेज और ओरिजिन ऑफ डिजीज, यानी कि बीमारियों का जो कॉज होता है या फिर उनकी उत्पत्ति यानी कि उनकी ओरिजिन की स्टडी की जाती है एटियोलॉजी में, ये होता है एटियोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स को कहा जाता है साइटोलॉजी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर मेला इज हेल्ड इन पुष्कर, विच डिस्ट्रिक्ट डज इट कम अंडर। पुष्कर मेला पुष्कर में लगता है, यह किस जिले के अंतर्गत आता है। तो पुष्कर मेला जो है ये लगता है अजमेर ज़िले में। किस ज़िले में लगता है, अजमेर ज़िले में लगता है पुष्कर मेला। और इसको ये जो है ये कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है, इसी वजह से इसको कार्तिक मेला या फिर पुष्कर ऊंट मेला के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, अजमेर में लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन विच ईयर। भारत सरकार ने कब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है NCB, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और भारत सरकार के द्वारा NCB का गठन किया गया था 1986 में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, 1986। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंट्रोड्यूस टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू वाइडन द गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। निम्नलिखित में से किसको हिंदू और मुसलमानों के बीच अंतर को बढ़ाने के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा रिफॉर्म्स था या एक्ट था जिसने हिंदू और मुसलमानों के बीच अंतर को बढ़ाने के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत की गई थी। तो ये था मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी कि 1909 में यह आया था और इसके तहत कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को मुसलमानों के लिए तय किया गया था, जिनमें सिर्फ मुसलमान ही अपने प्रतिनिधियों को वोट दे सकते थे। और इसने क्या कार्य किया, इसने हिंदू और मुसलमानों के बीच अंतर को बढ़ाने का कार्य किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज द प्राइवेट सेक्टर गिवन प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर। किस योजना के अंतर्गत पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी। तो किस योजना के अंतर्गत पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी। तो ये था 7th 5 ईयर प्लान। कौन सा, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। और ये कब किया गया था, कब था ये 7th 5 ईयर प्लान। तो ये था 1985 से 1990 में। और इस योजना का मकसद क्या था, इस योजना का मकसद सामाजिक न्याय के साथ विकास और समानता को हासिल करना जो है इस 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, 7th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो हथकरघा बुनकर होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। तो मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, नायलॉन 6 है। कौन सा है, नायलॉन 6 है। एक होता है नायलॉन 66, नायलॉन 66। ये जो है ये पॉलीमर होते हैं किस किस के, हेक्सामेथिलीन डाईएमाइन और एडिपिक एसिड। मैं लिख देती हूँ, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर होते हैं। और एक होता है नायलॉन 6, ये कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर होता है। तो याद रखिएगा, एक होता है नायलॉन 66 और एक होता है नायलॉन 6। और ये नायलॉन जो है
ये मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आई कंडीशन और आई डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सी आँख की बीमारी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्लूकोमा जो है ये एक आई डिजीज़ है। कैटरेक्ट और ड्राई आई जो है ये आई की डिजीज़ होती हैं। गोइटर जो है ये आँख की डिजीज़ नहीं है, ये गले में होता है। गले में जब स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होती है गले में प्रेजेंट, वो क्या होती है, उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से गले में स्वेलिंग आ जाती है। और ये किसकी वजह से होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी वजह से, आयोडीन की कमी से होता है, और इसे कहा जाता है घेंगा रोग या गोइटर रोग। तो ये जो है ये आँख की बीमारी नहीं है, ये गले की बीमारी है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ इरोजन ड्यू टू द एक्शन ऑफ स्नो। बर्फ की क्रिया के कारण होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बर्फ की क्रिया के कारण होने वाली जो अपरदन की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है निवेशन। क्या कहा जाता है, निवेशन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनसली बिल्ट न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन। दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी कौन सी है। तो इनमें से जो भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी है वो है INS अरिहंत। कौन सी है, INS अरिहंत जो है भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी है। और ये जो है ये एटॉमिक एनर्जी से चलने वाली एक बैलिस्टिक सबमरीन है। कैसी, एटॉमिक एनर्जी से चलने वाली बैलिस्टिक सबमरीन है। और इसे S2 स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 INS अरिहंत। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ भुवन। भुवन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, भुवन क्या है, ये इसरो का एक जियो पोर्टल है। और इस पर जो उपग्रह से यानी कि सैटेलाइट से ली गई जो तस्वीरें होती हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली और जो भूस्थानिक डाटा होता है वो उपलब्ध रहता है इस जियो पोर्टल पर। और ये पोर्टल जो है ये पब्लिक यूज़ के लिए है। तो याद रखिएगा, भुवन क्या है, ये एक पोर्टल है, जियो पोर्टल, जो कि इसरो का है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ए जियो पोर्टल ऑफ इसरो विथ 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज़। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। तो देखिए, भारत का जो पहला जल विद्युत संयंत्र है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सिद्रपोंग में स्थापित किया गया था। कहाँ पर, सिद्रपोंग में स्थापित किया गया था, वेस्ट बंगाल के। और कब किया गया था, तो 1897 में। कब इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये एशिया का भी पहला जल विद्युत संयंत्र था जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, सिद्रपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन IRTE इज लोकेटेड एट डैश इन इंडिया। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है। तो सड़क यातायात शिक्षा संस्थान यानी कि रोड ट्रैफिक एजुकेशन IRTE भी इसको कहा जाता है, ये फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पर, फरीदाबाद में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द साइमन कमीशन ए ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के एक समूह साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्यों के एक समूह साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1927 में। कब की गई थी, 1927 में जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर कंपनी लॉ 2013 द कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स आर हैंडल्ड बाय द। कंपनी कानून 2013 के अनुसार कॉरपोरेट विवादों को इनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कॉरपोरेट विवाद होते हैं कंपनी कानून 2013 के अनुसार, तो
NCLT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके द्वारा जो है जो कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स होते हैं उनका निपटारा किया जाता है कंपनी कानून 2013 के अनुसार। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस CIIL सिचुएटेड? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जिसे CIIL कहा जाता है, ये कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 17 जुलाई 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो CIIL है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा ब्यूरो का हिस्सा है। तो ये भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 2, कर्नाटक में जो है भारतीय भाषा संस्थान स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोपोनिक्स रेफर्स टू द काइंड ऑफ फार्मिंग इन विच? हाइड्रोपोनिक्स उस प्रकार की खेती को संदर्भित करता है जिसमें। तो हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब प्लांट्स को यानी कि पौधों को खनिज पोषक तत्वों के घोल में बिना मिट्टी के उगाया जाता है उसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्लांट्स आर ग्रोन इन मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट सॉइल। बिना मिट्टी के जब पौधों को मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जो है उगाया जाता है उसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाटाबेस सॉफ्टवेयर यूज्ड ऑन कंप्यूटर्स? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पर उपयोग किया जाने वाला डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से MS वर्ड जो है ये कंप्यूटर पर इस्तेमाल होने वाला डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, MS वर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, पानीपत की जो है 3 लड़ाइयाँ काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम में, पहली, दूसरी और तीसरी। तो पहली लड़ाई जो है पानीपत की कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 में जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। और किस किस के बीच हुई थी? तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और इसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और ये किस किस के बीच हुई थी? तो हेमू का पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें अकबर की जीत हुई थी। तीसरी लड़ाई जो है ये 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। और किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ, इनके बीच जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और इसमें किसकी जीत हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई थी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1761, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ए मैकेनिज्म यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्टैक्ट सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया इलेक्ट्रॉनिकली वाया ईमेल्स, आउटबाउंड डायलिंग एंड SMS मैसेजेस। भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और SMS संदेशों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारत भर के नागरिकों से संपर्क करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रणाली कौन सी है? तो ये प्रणाली है ई-संपर्क। क्या आंसर हो जाएगा? ई-संपर्क, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड टू डिमांड फॉर ग्रेटर फ्रीडम फॉर इंडियन पीपल व्हेन वॉज स्वराज पार्टी फॉर्म्ड एट गया? स्वराज पार्टी की स्थापना भारतीय लोगों के लिए अधिक स्वतंत्रता की मांग के लिए की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1 जनवरी 1923 में। 1 जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1 जनवरी 1923 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, 1923। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो देखिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 ऑक्सीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया है इसमें। द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं साइटोलॉजी, सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्म और एटियोलॉजी। तो इनमें से आपको बताना है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।